ठीक है ना। तो ये स्क्रीन इसमें हमने काम किया था क्यू में। तो क्यू में बताया था कि इसमें एक आपका एक एंड से वैल्यूज ऐड होंगी, एक एंड से वैल्यू ऐड होंगी और दूसरे एंड से वैल्यू क्या होंगी आपकी, रिमूव होंगी। तो किस एंड से वैल्यू या किस एंड की किस पोजीशन से वैल्यू ऐड करनी है या दूसरे एंड के किस पोजीशन से वैल्यू को डिलीट करना है, तो हमारे पास दो वेरिएबल ऐसे होने चाहिए जिसके पास अरे की वो इंडेक्स वैल्यू क्या हो, स्टोर हो। तो यहाँ पे इस तरफ देखिए क्यू लिया है हमने, ये क्यू बेसिकली एक अरे लिया है 5 का अरे, और इसका साइज कितना है, साइज 5 है, इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 नीचे से ऊपर तक। इनिशियली व्हेन क्यू इज एम्प्टी तो फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू कितनी है, -1 -1। तो फ्रंट और रियर बेसिकली यहाँ पे हम दो पॉइंटर लेते हैं, हालांकि ये वेरिएबल ही होते हैं, ए बी भी आप ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते हो, पर ट्रेडिशनली इसके लिए क्या है कि फ्रंट और रियर नाम के दो वेरिएबल का ही हम हमेशा यूज करते हैं। रियर वो एंड है जहां से हम वैल्यू ऐड करेंगे, फ्रंट वो एंड है जहां से वैल्यू को डिलीट करेंगे। तो फिलहाल जैसे क्यू हमारा क्या है, खाली है, तो क्यू खाली है इसका मतलब क्या हुआ आपका कि अभी एरे में कोई भी कोई पोजीशन ऐसी नहीं है जहां वैल्यू को ऐड कर सके, ना ही कोई पोजीशन है जहां वैल्यू को डिलीट कर सकेंगे। तो जैसे ही हम फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करेंगे, जैसे लिखा है पुश, जैसे ही हमने फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे ऐड किया तो फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू क्या हो को हम इंक्रीज करके कहाँ ले जाएंगे, 1 1 पे। तो देखिए एफ पॉइंटर या फ्रंट पॉइंटर भी 0 पे आ गया, रियर पॉइंटर भी 0 पे आ गया, उसके बाद ए रियर में हमने वैल्यू डाल दी, मतलब ए 0 में चले गई वैल्यू। इसके बाद फिर से हमने पुश ऑपरेशन अप्लाई किया और अब वैल्यू पास की हमने कितनी, 3। तो फ्रंट और रियर अब हम क्या करेंगे, सिर्फ रियर में इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है ना, रियर में इंक्रीमेंट होगा, रियर की वैल्यू 1 बढ़ेगी, वैल्यू वहां पुश हो जाएगी 3। फिर हमने लिखा है पुश 9। ये जो 7 3 9 जो लिखा है ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, मतलब ये एक्चुअल में डेटा है जो कि हमको क्यू में इंसर्ट करना है। तो पुश 9, तो रियर प्लस प्लस, तो रियर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और उसके बाद हमने लिखा ए रियर मतलब A2 इज इक्वल टू 9। तो A2 में क्या स्टोर हो गया, 9। तो इस तरह से देखोगे आपकी रियर जो है वो क्या है, पॉइंटर आपका ऊपर बढ़ता जाएगा। तो अभी जैसे रियर यहाँ पे कहाँ पे है, 2 पे है, जब भी हम वैल्यू ऐड करेंगे तो रियर में क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे और वहां पे वैल्यू को ऐड कर देंगे। और इसके बाद जैसे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कौन सा, पॉप, तो पॉप ऑपरेशन अप्लाई करने पे फ्रंट की वैल्यू को हम आगे बढ़ देंगे, जो वैल्यू डिलीट होने वाली है जैसे ये वाली, इस वैल्यू को हम एक बार क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम एक बार प्रिंट करवा देंगे और प्रिंट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट को ऊपर ले जाएंगे। फिर तो एक सिचुएशन यहाँ पे देखिए ये आ सकती है कि आपके जो क्यू है उसमें एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक है ना, तो फ्रंट भी वहीं होगा, रियर भी वहीं होगा। और इस केस में यदि हम वैल्यू को डिलीट करते हैं, मतलब कि पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो इस वैल्यू को प्रिंट करने के साथ साथ अब हम फ्रंट में या रियर में कुछ इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे, -1 क्योंकि क्यू में क्या है आपकी एक ही वैल्यू है और वो भी डिलीट यदि हो रही है, इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा, खाली। और क्यू खाली हो गया इसका मतलब वो कहाँ पहुंच गया आपकी, फिर से फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है ना। और एक चीज मैंने ये बताई थी लास्ट लास्ट में कि आपका रियर आगे आगे रहेगा, फ्रंट उसके साथ रहेगा या उसके पीछे रहेगा। और जैसे रियर आपका यहाँ पे आ गया है टॉप में और अब हम इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो रियर यहाँ पे क्या बोलेगा, क्यू ओवरफ्लो, क्योंकि आपके पास क्यू में और जगह नहीं है ऊपर, रियर जो है अपनी टॉप पोजीशन पे पहुंच चुका है, इसलिए यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा आपका, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेशन हमने देख लिए हैं, पुश भी है और आपके पास पॉप भी है। और अब इन्हीं दोनों के हमको देखने हैं एल्गोरिथम। ये तो मैं लास्ट क्लास में भी मैंने इसको समझाया था, आज उसको अपन ने थोड़ा रिवाइज कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके एल्गोरिथम। तो ये देखिए ये है पुश का एल्गोरिथम। पुश के एल्गोरिथम में देखिए पहला पॉइंट तो हमेशा आपको ये डालना ही पड़ेगा कि इफ रियर इज इक्वल टू साइज -1, यदि रियर आपका यदि क्यू आपका भर गया है, क्योंकि ये पुश मतलब क्या हो गया कि वैल्यू ऐड करना या इंसर्शन। तो इंसर्शन तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जबकि उसमें कोई जगह हो,
यदि आपका क्यू भर गया है तो कहाँ से वैल्यू ऐड होगी, इसलिए हम सबसे पहले ही चेक कर लेते हैं कि रियर इज इक्वल टू साइज माइनस वन। इफ रियर इज इक्वल टू साइज माइनस वन, तो यदि ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब रियर जो है वो टॉप तक पहुंच चुका है, तो हम यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ओवरफ्लो का, और एल्गोरिथम या प्रोग्राम से बाहर। अब दूसरी कंडीशन में डालेंगे कि इफ रियर इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है ना, इफ रियर इज इक्वल टू माइनस वन। और ये कंडीशन कब आएगी, मैंने बताया था शुरू में कि जब हम पुश ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और क्यू आपका क्या है, खाली है। क्यू खाली है कैसे पता चलेगा, फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन होगी, तो आप फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन भी चेक कर सकते हैं, रियर इज इक्वल टू माइनस वन भी चेक कर सकते हैं, या दोनों को भी चेक कर सकते हैं। पर यदि ये रियर की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, इसका मतलब क्या हो गया, क्यू आपका खाली है, तो इस केस में क्या होगा, फ्रंट और रियर दोनों में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना, इस केस में दोनों में इंक्रीमेंट होगा। बाकी हर बार पुश ऑपरेशन में क्या होगा, सिर्फ रियर की वैल्यू बढ़ेगी, पर यदि क्यू जब खाली होगा तब दोनों में इंक्रीमेंट होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कंडीशन डाल के कि रियर इज इक्वल टू माइनस वन, देन, तो यहाँ पे लिख भी दिया कमेंट में कि व्हेन क्यू इज एम्प्टी, तो फ्रंट की वैल्यू भी जीरो होगी, रियर की वैल्यू भी जीरो होगी, और अदरवाइज क्या होगा, रियर की वैल्यू एक जो भी है उससे एक बढ़ जाएगी, और फाइनली क्यू में क्यू रियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइटम। तो फ्रंट और रियर यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि फ्रंट और रियर जो है यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, जिसमें कि हम बेसिकली क्या स्टोर कर रहे हैं, एरे की इंडेक्स वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, कि एरे की किस पोजीशन में हमको वैल्यू को ऐड करना है। तो यदि आपकी रियर की वैल्यू माइनस वन है तो उसको जीरो करके वहां वैल्यू डाल देगा, यदि आपकी वैल्यू जीरो नहीं है तो रियर की वैल्यू जो भी होगी उसमें एक इंक्रीमेंट करके वैल्यू को यहाँ पे वो इंसर्ट कर देगा। तो ये है आपका एल्गोरिथम किसका, पुश का। अब इसी के लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है। तो फंक्शन में देखिए बिल्कुल वही चीज लिखी जो एल्गोरिथम में लिखा है, वही लिखा है, पर ये आपका क्या है, प्रोग्राम के फॉर्मेट में है कि इफ रियर इज इक्वल टू साइज माइनस वन, ठीक है, इफ रियर इज इक्वल टू साइज माइनस वन, तो यदि रियर की वैल्यू साइज माइनस वन है तो एक मैसेज दे दिया हमने क्या, क्यू ओवरफ्लो, और क्या हो जाएगा, रिटर्न, मतलब फंक्शन खत्म, एक मैसेज प्रिंट करके फंक्शन हो जाएगा आपका खत्म। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कि इफ रियर इज इक्वल टू माइनस वन, देन फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू जीरो, एल्स रियर प्लस प्लस। तो रियर की वैल्यू माइनस वन है, मतलब यदि क्यू आपका खाली है तो फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, और अदरवाइज क्या होगा, आपका रियर में इंक्रीमेंट होगा, और फाइनली ए रियर में क्या स्टोर हो जाएगा, आपका आइटम स्टोर हो जाएगा, मतलब आइटम मतलब कि जो भी डेटा वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से चलेगा आपका पुश फंक्शन, ठीक है ना। तो इसका आप चाहें तो इसका एक फोटो वगैरह ले सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन में हमको यहाँ पे क्या चेक करना है कि ये फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब कि आपका जैसे ये बता दे कि आपका ये क्यू जो है वो क्या है, खाली है, और हम यहाँ वैल्यू डिलीट कर रहे हैं। तो इस टाइम तो कुछ वैल्यू डिलीट करने के लिए है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू आपका अंडरफ्लो कंडीशन में जाएगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि फ्रंट की वैल्यू माइनस वन है, मतलब क्यू क्या है आपका, अंडरफ्लो में है। तो हमने वही चेक कर लिया कि फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स एक मैसेज प्रिंट होगा अंडरफ्लो और प्रोग्राम से बाहर।
अदरवाइज हमने क्या किया है, n इज इक्वल टू क्यू फ्रंट। तो क्यू फ्रंट की जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि अगर क्यू खाली नहीं है इसका मतलब क्या है, क्यू में कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, और फ्रंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू वो कहाँ पे सेट होगा, जो आइटम सबसे लास्ट में आया है, सॉरी जो आइटम सबसे पहले आया है, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको हम कहाँ डाल लेंगे, वेरिएबल n में। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि हम n की वैल्यू या q की, या स्टैक में भी हमने देखा था जो वैल्यू डिलीट होने वाली है उसको हम एक बार स्क्रीन पे प्रिंट करवा देते हैं कि ये वैल्यू डिलीट होने वाली है, तो उसके लिए हमको डिलीट करने से पहले उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ता है। अब लिखा इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, देन फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन मैंने बताई थी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर, तो यदि फ्रंट और रियर दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है ना, फ्रंट और रियर बराबर हैं, नॉर्मल देखिए केस में क्या होगा कि फ्रंट की वैल्यू हमेशा एक एक बढ़ती जाएगी, पर यदि ये दोनों बराबर होंगे और वैल्यू डिलीट होगी तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों की वैल्यू हमको करनी है कहाँ पे, -1 पे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर, देन फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, अदरवाइज क्या करेंगे, फ्रंट को हम एक बढ़ा देंगे। तो फ्रंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना है, आपका नॉर्मल केस हो गया कि वैल्यू क्यू में है, हम डिलीट करते जाएंगे तो फ्रंट की वैल्यू एक एक ऊपर बढ़ती जाएगी। पर नॉर्मल केस के अलावा जो एडिशनल केस बनते हैं उसको हमको पहले कंसीडर करना पड़ेगा, जिसमें कि दो केस बन रहे हैं। पहला ये कि यदि आपका क्यू खाली है तो मैसेज आना चाहिए अंडरफ्लो, और दूसरी कंडीशन है कि यदि क्यू में आपका एक ही एलिमेंट है और उस एलिमेंट को भी हम डिलीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा, आपका खाली हो जाएगा, और क्यू खाली हो जाएगा मतलब कि हमको फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, -1। और इसके बाद आपका हम एन की वैल्यू को क्या करवा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। और ठीक इसी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया है पॉप नाम का। प्रोग्राम बिल्कुल सिमेट्री है, जैसे एल्गोरिथम लिखा है वैसे ही हमने प्रोग्राम लिख दिया कि इफ इंट एन, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स प्रिंट एफ क्यू अंडरफ्लो। यदि फ्रंट की वैल्यू -1 है तो क्या मैसेज आएगा, क्यू अंडरफ्लो, और रिटर्न हो जाएगा -1। पर यदि क्यू की वैल्यू, फ्रंट की वैल्यू -1 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, और क्यू में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए फ्रंट की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, किसमें, एन में। अब हमने चेक किया कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, यदि फ्रंट और रियर दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है ना, यदि फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं तो फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, अदरवाइज हम फ्रंट को कर देंगे ++। तो एल्गोरिथम एक्चुअली में वही है और ये भी है, दोनों बताने का पर्पस ये है कि कई बार एग्जाम में आपको सिर्फ एल्गोरिथम लिखने को ही आता है और कई बार फंक्शन आता है। तो एल्गोरिथम आपको याद नहीं रखना है, आपको लॉजिक क्लियर हो तो एल्गोरिथम आप लिख सकते हो, और एल्गोरिथम आपने लिख लिया तो मतलब उसके इक्विवेलेंट आप प्रोग्राम भी बना सकते हो। तो एल्गोरिथम एक्चुअली में प्रोग्राम बनाने की प्रीवियस स्टेज में आता है, ठीक है ना, मतलब हम नॉर्मली प्रोग्राम देख के कभी एल्गोरिथम नहीं बनाते हैं, एल्गोरिथम से बनाया जाता है प्रोग्राम। और अब लास्ट आता है इसमें ऑप्शन कि यदि हमको क्यू की वैल्यू रीड करनी है, जैसे कि क्यू में ये 3 एलिमेंट हैं, इनको हमको रीड करना है, तो सबसे पहले क्या रीड होना चाहिए, जो सबसे पहले आया था, मतलब कि 7, फिर 3, फिर 9। इस केस में क्यू में कितनी वैल्यू हैं, 2 हैं, तो क्या रीड होना चाहिए, 3 और 9। इस केस में 3, 7, मतलब नीचे से वैल्यू ऊपर की तरफ रीड होंगी, या बोल सकते हैं वैल्यू जो है वो फ्रंट से लेके रियर तक की वैल्यू को हमको करना है रीड। तो जो डिस्प्ले वाला आपका बनेगा, ठीक है ना, डिस्प्ले वाला जो एल्गोरिथम बनेगा उसको मैं बना देता हूं यहाँ पे, या एल्गोरिथम क्या, उसके लिए फंक्शन ही बना देते हैं। इसके लिए जो फंक्शन बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, void disp, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया int, जैसे i, और फिर लूप चला दिया for I is equal to front, I is less or equal to rear, and I ++।
और यहां लिख देते हैं printf %d \d, और सपोज हमारा वेरिएबल नेम जो है वो a है, तो आ जाएगा a i। ठीक है ना। तो फ्रंट से लेकर रियर तक हमारा एक लूप चलेगा और आपका ये जो पूरी वैल्यू है क्यू की वो क्या हो जाएंगी, प्रिंट। ठीक है। तो इसका भी आप लोग यदि स्नैप लेना है तो ले लीजिए। पहले इसका मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा इसको ठीक से लिख दें। इसकी आप लोग स्नैप खींचना हो तो ले सकते हैं, पॉप ऑपरेशन की। और इसके बाद डिस्प्ले के लिए जो एल्गोरिथम तो खास जरूरत नहीं है, आप सीधा फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन जो है उसको आप नोट कर सकते हैं। एक बार पुश की भी दिखा दीजिए। हाँ पुश की भी दिखा दीजिए। हाँ, पुश की देख लीजिए। ठीक है, ये पुश की हो गई, ये पॉप की है। और ये है आपका डिस्प्ले के लिए फंक्शन। अब मैं बता रहा हूं इसका प्रोग्राम बिल्कुल जैसे स्टैक का प्रोग्राम बनाया था, स्ट्रक्चर इसका भी बिल्कुल कैसे होगा, आपका स्टैक के फंक्शन जैसे ही होगा। ठीक है। तो यहां पे देखिए, पहले एक पुश नाम का फंक्शन बना लिया है, एक पॉप नाम का फंक्शन बना लिया है। इसके बाद वॉइड डिस्प वॉइड, ये एक डिस्प्ले फंक्शन बना लिया है। फ्रंट और रियर दो वेरिएबल लिए हैं जिनकी वैल्यू -1 है। उसके बाद हमने एक एरे डिफाइन कर दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसे फ्रंट और रियर वेरिएबल मैंने कहाँ डिफाइन किए हैं, मेन के ऊपर। तो जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो गए हैं, ग्लोबल वेरिएबल हो गए हैं। हम डायरेक्टली उसका यूज किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फंक्शन में कर सकते हैं। इसके बाद हमने बिल्कुल स्टैक के प्रोग्राम जैसे ही एक मेनू डिजाइन कर लिया है, एंटर चॉइस लिख दिया है 1 to 4। ठीक है ना। एग्जैक्टली वही पुश से पुश फंक्शन कॉल होगा, पॉप से पॉप फंक्शन कॉल होगा, और 3 से डिस फंक्शन कॉल होगा। फोर्थ में एक एग्जिट मैसेज आएगा, और अदरवाइज क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस मैसेज आएगा। और यहाँ हमने बना दी है पुश फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो कि हमने अभी बोर्ड पे देखी थी। कि फ्रंट इज इक्वल टू, इफ रियर इज इक्वल टू साइज -1, देन प्रिंट क्यू ओवरफ्लो एंड रिटर्न। ठीक है ना। इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0। तो पहला जो केस है वो ओवरफ्लो को चेक करने के लिए, दूसरा केस जो है कि क्यू आपका क्या है, खाली है। तो कैसे चेक होगा कि फ्रंट इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0 कर देंगे।
अदरवाइज रियर को हम क्या करेंगे कि इंक्रीमेंट करेंगे रियर प्लस प्लस, और ए रियर में क्या चले जाएगी हमारी डेटा वैल्यू जो भी होगी। पॉप फंक्शन जो है ये भी वैसे ही है बिल्कुल। इंट एन ए फ्रंट इज इक्वल टू -1, ए फ्रंट इज इक्वल टू -1 प्रिंट एफ क्यू अंडरफ्लो, ठीक है ना। ये फ्रंट इज इक्वल टू -1 मतलब कि क्यू आपका क्या होगा, खाली है। यदि क्यू खाली है तो अंडरफ्लो मैसेज आना चाहिए, और रिटर्न क्या होगा -1। और इसके बाद यदि क्यू आपका अंडरफ्लो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एन इज इक्वल टू ए फ्रंट, ठीक है ना। मतलब क्यू में जो भी वैल्यू है हमको डिलीट करनी, उसको हम कहाँ डाल देंगे, वेरिएबल एन में। और उसके बाद हमने चेक किया पहले कि फ्रंट और रियर दोनों बराबर तो नहीं है। यदि दोनों बराबर है मतलब वो एलिमेंट जो क्यू का है वो क्या है, आपका एकमात्र एलिमेंट है। तो फ्रंट और क्यू को क्या करेंगे हम -1 पे सेट कर देंगे, मतलब क्यू हमारा इसके बाद, क्योंकि देखिए एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट डिलीट होगा तो क्यू क्या हो जाना चाहिए, खाली। और क्यू खाली होगा इसका मतलब क्या होगा कि फ्रंट और रियर दोनों कहाँ चले आएंगे, -1 पे। और अदरवाइज फ्रंट को हम क्या करेंगे, एक प्लस प्लस कर देंगे, और एन की वैल्यू जो भी डिलीट होने वाली है वो यहाँ से आपकी क्या होगी, एन में आ जाएगी, और इसको हम करवा देंगे ऊपर प्रिंट। डिस्प्ले वाला प्रोग्राम मैंने अभी बनाया था वही है कि आई इज इक्वल टू फ्रंट, आई इज लेस और इक्वल टू रियर एंड आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू, ए आई की वैल्यू रियर फ्रंट से लेकर रियर तक की जो वैल्यूज होंगी उनको क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। अब इसको एक बार पहले चला के देख लेते हैं। देखिए मेनू आ रहा है सबसे पहले स्क्रीन पे, पुश, ठीक है ना। मैंने एंटर किया 1, पूछा एंटर टू बी, एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड, मैंने वैल्यू एंटर की सपोज 34, एक आइटम पुश हो गई। फिर पुश क्या एंटर किया 65, फिर एंटर की चॉइस 1, वैल्यू क्या इनपुट की 25, कितनी वैल्यू इनपुट की देखिए, सबसे पहले 34, फिर 65, फिर 25। यदि स्टैक होता तो सबसे पहले क्या आता, 25 आता, फिर ये आता, फिर ये आता, है ना, क्योंकि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब यदि मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा के देखूं तो क्या आना चाहिए, 34, 65 एंड 25। तो इसकी वैल्यू को हम ऑप्शन देते हैं 3, तो वैल्यू जो प्रिंट हुई वो क्या हुई, 34, 65 एंड 25, ये तीनों वैल्यू आ गई। अब मैं यदि यहाँ पे किसी वैल्यू को पॉप करता हूँ तो क्या होना चाहिए, कौन सी वैल्यू सबसे पहले आई है, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई है, आपकी आई है 34, तो 34 यहाँ से डिलीट होना चाहिए। तो मैं करता हूँ पॉप, मतलब कि 2, चॉइस 2 पॉप के लिए है। तो देखिए क्या मैसेज आ गया, 34 डिलीटेड। और हम 3 करके देखते हैं यदि तुम्हारा क्या आएगा, 65, 25। और इसी तरह से फिर से वैल्यू पॉप करता हूँ, 65 डिलीटेड, फिर वैल्यू पॉप करता हूँ 25 डिलीटेड, फिर वैल्यू करता हूँ, तो क्या आ गया आपका, एक मैसेज आ गया क्यू ओवरफ्लो। तो इस तरह से आपके पूरे ऑप्शन है चलेंगे। और यही एक वजह है कि हमको स्टैक और जो क्यू के प्रोग्राम है उसको कैसे बनाना पड़ता है, एक मिनट। यही वजह है कि हमको स्टैक और क्यू के प्रोग्राम जो है इनको कैसे बनाना पड़ता है, मेनू ड्रिवन बनाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो 3 ही है हमारे पास, और उनको कॉल करने का क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स चॉइस कोई भी फंक्शन हमको कभी भी कॉल करना पड़ सकता है, और ऐसा हम करके देखेंगे तभी हम एक्चुअली में क्यू को समझ सकेंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रोग्राम जो है वो मेनू ड्रिवन बनाना जरूरी है, और जिसको मैंने अलग से एक बार बता दिया था पूरा कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। और फाइनली हम एंटर करते हैं 4, तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो इसमें कुछ पूछना है तो बता दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ इसको आप लोग एक मतलब स्नैप ले सकते हैं इसका।
नीचे कर रहा हूं। और नीचे कर रहे हैं। और ये फाइनल नीचे। ठीक है, तो ये आपके दो टॉपिक हो गए हैं कवर, स्टैक एंड क्यू। इसके बाद अब हमको स्टार्ट करना है क्या, लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक लिस्ट पढ़ने से पहले हमको देखना पड़ेगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो मैंने रेगुलर क्लास में शायद पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी बैच में पढ़ाया हो किसी में ना पढ़ाया हो, तो इसलिए यहाँ पे उसको मैं एक बार फिर से क्या करूँगा, रिपीट करूँगा। ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्या, लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक लिस्ट पढ़ने से पहले, लिंक क्लास तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास से ही चालू हो पाएगा, अभी हम आपको बताते हैं क्या, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से मतलब ये है कि जैसे अभी तक जो आपने प्रोग्राम पढ़े हैं और उसमें जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या लिंक लिस्ट के लिए प्री रिक्विजिट है ना, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। अभी तक जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो वेरिएबल पूरे के पूरे कैसे होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं आपके स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक मतलब कि जिनको हमको प्रोग्राम में रन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। रन टाइम पे आप उसमें वैल्यू डाल सकते हो, उसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है ना। पर एक बार जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, उस वेरिएबल को आप पूरे प्रोग्राम में हटा नहीं सकते। मतलब कि प्रोग्राम में आपने जैसे 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, प्रोग्राम रन करने के बाद आपको यदि आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो हम एडिशनल वेरिएबल को हटा सकते हैं, ना ही एक्स्ट्रा वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपको प्रोग्राम को रोक के फिर क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल आपको और डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो यहाँ एक प्रॉब्लम इस वजह से क्या होती है कि आपको रिक्वायरमेंट जब क्लियर ना हो तो हम एडिशनल वेरिएबल लेके काम करते हैं। जैसे कि एरे है, अब आपको एरे में जैसे कि स्टैक का इम्प्लीमेंट करना है या क्यूब का इम्प्लीमेंट करना है, सॉर्टिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, और आप एरे में जो है इसका साइज जो है वो कहाँ से इनपुट कराना चाहते हो, यूजर से। तो एरे के साइज को हम रन टाइम पे डिफाइन कर नहीं सकते, और हम चाहते हैं कि एरे का साइज यूजर डिफाइन करे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालते हैं कि हम 100 का 200 का क्या डिक्लेयर कर देते हैं, एरे डिफाइन कर देंगे, खूब बड़ा एरे। और फिर पूछते हैं एंटर दी साइज ऑफ एरे, यूजर ने इनपुट किया 15, तो हम उस एरे में से 15 एरे यूज कर लेंगे। यूजर ने इनपुट किया साइज 25,
तो हम 25 यूज कर लेंगे, 30 बोलेगा तो 30 यूज कर लेंगे, मतलब हमने बहुत सारी स्पेस ले ली। अब यूजर से बोला कि आपको जितनी जरूरत है उतनी वो यूज कर लें। और इससे प्रॉब्लम क्या है कि आपने बहुत सारी स्पेस जो ले ली है, एक्चुअल में आप उसका मेमोरी में या प्रोग्राम में यूज नहीं कर रहे हो, पर वो आपकी क्या हो गई, स्पेस तो ऑक्यूपाई हो गई है, मतलब अननेसेसरी क्या करेगा, प्रोग्राम एडिशनल स्पेस लेके बैठा रहेगा। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन कहाँ मिलता है हमको, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, जिसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम में रन टाइम पे जब हमको जरूरत पड़े तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और जैसे ही हमारी जरूरत खत्म हो जाती है तो हम रन टाइम पे ही वेरिएबल को मेमोरी से क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ध्यान रखिएगा, रन टाइम पे ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और रन टाइम पे ही जरूरत ना होने पे उनको मेमोरी से क्या कर देंगे, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको जो फंक्शन यूज करना पड़ता है मेमोरी में, वो 3 फंक्शन यूज होते हैं। पहला फंक्शन है हमारा, जिसमें मैं लिखता हूं यहाँ पे पॉइंटर इज इक्वल टू टाइप एस्ट्रिक malloc साइज। दूसरा एक फंक्शन है पॉइंटर इज इक्वल टू टाइप एस्ट्रिक कैलॉग एन साइज। और तीसरा एक फंक्शन हमको और यूज करना है यहाँ पे, ये है आपका सर हेलो। सर आपका वॉल्यूम बहुत कम है, सुनाई नहीं दे रहा है। वॉल्यूम कम हो गया, एक मिनट। हाँ अभी देखो, अब ठीक ठीक है। है, यस सर। अभी ठीक है। अभी ठीक है। ओके, वो लिखते लिखते क्या मैं ही थोड़ा धीरे बोलने लगा था असल में। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में 3 फंक्शन बेसिकली हमको यूज करने हैं। फर्स्ट वन इज मैलॉक, सेकेंड वन इज कैलॉक एंड थर्ड वन इज फ्री। तो यहां पे हम देखते हैं मैलॉक और कैलॉक में से नॉर्मली कोई एक ही फंक्शन यूज होता है, और हम फंक्शन यूज होता है हमारा दूसरा फंक्शन यूज होता है, वो कौन सा है, फ्री। तो मैलॉक बेसिकली क्या है, मैलॉक मतलब मेमोरी एलोकेशन। रन टाइम पे जितनी भी किसी वेरिएबल को साइज रिक्वायर है, या जो भी हम साइज देंगे इन बाइट्स, उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और उस स्पेस का जो भी एड्रेस होगा वो रिटर्न करेगा, जिसको कि हमको स्टोर करना पड़ेगा किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में। ये ध्यान रखना कि मैलॉक के थ्रू जो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे इनका कुछ नाम नहीं होता है, क्योंकि हमें वेरिएबल नहीं है, एक्चुअली में क्या है कि रन टाइम पे हम कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिसको कि हम वेरिएबल जैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, तो इनका कुछ नाम नहीं होगा क्योंकि रन टाइम पे डिक्लेयर कर रहे हैं, और रन टाइम पे डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो स्पेस एक भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है। तो रन टाइम पे आपको जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस आप डिक्लेयर करो, ठीक है ना, और उस स्पेस का जो साइज होगा वो रिटर्न करके कहाँ आ जाएगा, पॉइंटर में। पर पॉइंटर वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करोगे तो इसका तो आपको कुछ ना कुछ डेटा टाइप देना पड़ेगा, ठीक है ना, और उस स्पेस को आपको किस तरह के वेरिएबल जैसे यूज करना है, जैसे कि 4 बाइट मैंने स्पेस डिक्लेयर की, तो 4 बाइट स्पेस जो है, हो सकता है वो एक फ्लोट वेरिएबल जैसे यूज करना है, या ये भी हो सकता है कि आपको उसको 2 इंटीजर जैसे यूज करना है। तो उसको कैसे यूज करना है ये डिसाइड करते हैं हम किससे, टाइप कास्टिंग से, जो लिखा हुआ है टाइप एस्ट्रिक। ठीक है, तो इसका मैं देखिए छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आपने सबसे पहले लिखा प्रोग्राम में इंट एस्ट्रिक पी, जो कि कोई भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो प्रोग्राम होगा इसमें नेसेसरी है कि आपके पास एटलीस्ट एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल होना ही चाहिए, क्योंकि रन टाइम पे जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उनका क्या होगा, कुछ नाम नहीं होगा, उसका स्पेस का एड्रेस ही होगा जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस करोगे। और यहीं से एक्चुअल में पॉइंटर का जो है रोल चालू होता है इंपॉर्टेंट, कि जहां पे प्रोग्राम पॉइंटर के बिना नहीं बन सकते। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा p इज इक्वल टू
इंट एस्ट्रिक मैलॉक और यहां पे क्या लिखें, मैलॉक, यहां पे लिखा जैसे हमने 2, यदि हम टर्बो C++ में काम कर रहे हैं तो 2, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि सबसे पहले हमने क्या डिक्लेयर किया, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल, पर ये वेरिएबल है कैसा, इंटीजर टाइप। अब मैलॉक 2 से क्या होगा, मेमोरी में कहीं 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई होगी, यही स्पेस जो है इसका कुछ नाम नहीं होगा, और इसका एड्रेस सपोज कितना है, 100 है। तो मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, इसके एड्रेस को कहां डालेगा, पी में, पर इसका जो एड्रेस है इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि मैलॉक फंक्शन जो है ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इसका कोई डेटा टाइप नहीं होता है कैसी वैल्यू रिटर्न करे, पर हम जैसा मतलब कि उस वेरिएबल को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा हम क्या करते हैं, पॉइंटर टाइप डिक्लेयर करते हैं। जैसे इंट पॉइंटर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंट एस्ट्रिक, ताकि उसके एड्रेस को वो क्या करे, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दे। तो इसके एड्रेस को उसने कहाँ डाल दिया है, वेरिएबल पी में, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे काम होगा, ठीक है। मैलॉक 2 से क्या होगा, मेमोरी में 2 बाइट स्पेस आपकी ऑक्यूपाई होगी, और वो 2 बाइट स्पेस का जो भी एड्रेस होगा वो कहाँ चले जाएगा, पी वेरिएबल में। अब पी हमारा पॉइंटर वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल है, और पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए जो हम उसमें एड्रेस डालेंगे वो इंटीजर टाइप वेरिएबल का ही एड्रेस होना चाहिए, इसलिए हम टाइप कास्टिंग करके उसके एड्रेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटीजर पॉइंटर में। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इंट एस्ट्रिक, यदि फ्लोट बनाना है तो फ्लोट एस्ट्रिक, कैरेक्टर बनाना है तो कैरेक्टर एस्ट्रिक, तो जैसा भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो वैसा हम एड्रेस यहाँ पे बना सकते हैं। अब हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, मतलब रन टाइम पे जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो ये वाला है। अब इसके अंदर आपको कुछ वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू कैसे डालेंगे, हमने लिखा एस्ट्रिक p इज इक्वल टू 10। तो नॉर्मल जैसे कि पॉइंटर वेरिएबल में वैल्यू डालते ही आपको मालूम होगा कि मैंने पॉइंटर वाले जब पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था, वी कैन गेट द वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, वी कैन पुट द वैल्यू यूजिंग पॉइंटर। तो एस्ट्रिक पी जो है वो किसको इंडिकेट करता है, एस्ट्रिक पी मतलब कि पॉइंटर के पास जो एड्रेस है उस लोकेशन को, तो वहां पे कितना स्टोर हो जाएगा, वहां पे स्टोर हो गया कितना, 10। और इसके बाद हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करा के देखना है, तो हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ %d एस्ट्रिक पी। इससे क्या होगा, एस्ट्रिक पी की वैल्यू प्रिंट होगी कितनी, 10 प्रिंट हो गया। अब हमको सपोज इस वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्री पी। तो हमने ये वाला फंक्शन यूज किया, फ्री पी। तो जैसे ही हम फ्री पी लिखेंगे तो ये वेरिएबल जो है मेमोरी से क्या हो जाएगा, डिलीट, ठीक है ना। फ्री पी लिखने से पी डिलीट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पी तो हमने डिक्लेयर किया है। फ्री पी लिखने से मतलब कि पी के अंदर जिस वेरिएबल का या जिस लोकेशन का एड्रेस है वो लोकेशन जो होगी वो क्या होगी, मेमोरी से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि रन टाइम पे हमने ये स्पेस ऑक्यूपाई की, इसका यूज किया, और यूज करने के बाद वापस इसको फ्री भी कर दिया। तो ऐसे हम रन टाइम पे कितने भी वेरिएबल कितनी बार भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और जरूरत ना पड़ने पर उनको फ्री भी कर सकते हैं। फ्री करने का सेंस क्या है कि आपको किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं है तो आपने स्पेस फ्री कर दी, मतलब आपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज तरीके से, अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से यूज होता है आपका क्या, मैलॉक। अब यहाँ पे एक बताने वाली बात खास ये भी है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2, तो 2 क्या सोच के लिखा है कि ये इंटीजर वेरिएबल का क्या है, साइज है, पर हर कंपाइलर में तो इंटीजर का साइज 2 नहीं होता। जैसे कोड ब्लॉक में काम करते हैं तो वहां आपने देखा होगा इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट होता है, ठीक है ना। वहां इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट। तो क्या मेरे को यहाँ 4 लिखना चाहिए कि 2 लिखना चाहिए, तो ये चीज क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो क्या होगा, आपका कंपाइलर डिपेंडेंट बन जाएगा। मैं 2 लिखा है मतलब मैं टर्बो में चलाऊं, 4 लिखा है मतलब कोड ब्लॉक में चलाऊं। तो इसको कंपाइलर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइज ऑफ इंट, मतलब मैलॉक
मैलॉग साइज ऑफ इंट, मतलब 2 की जगह क्या आ जाएगा, साइज ऑफ इंट। ठीक है ना, ये जो 2 लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिख दीजिए साइज ऑफ इंट, मतलब कि वो इंटीजर वेरिएबल का साइज जो है वो क्या करे, साइज ऑफ जो ऑपरेटर है इसे खुद कैलकुलेट कर ले। तो क्या होगा कि इस प्रोग्राम को जब आप टर्बो सी में चलाओगे तो फंक्शन चलेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वहां पे 2, तो उसके हिसाब से काम करने लगेगा। जब इसी प्रोग्राम को हम चलाएंगे कहाँ पे, कोड ब्लॉक में चलाएंगे, तब उसकी साइज कितना आ जाएगा 4, तो उसके हिसाब से चल जाएगा। तो आपका ये जो है कंपाइलर इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो किसी वेरिएबल के साइज को हम मेंशन नहीं करते हैं, उसमें साइज ऑफ फंक्शन लगा देते हैं जो कि अपने आप उसके साइज को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है ना, तो इसमें फिर से बता दे रहा हूं कि आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आपको मैलॉक फंक्शन यूज करना पड़ता है, कैलॉग भी होता है, दोनों में अंतर अपन देखेंगे बाद में। तो हमने एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिया है, इसकी वजह यह है कि मैलॉक फंक्शन से मतलब कि रन टाइम पे जो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे उन वेरिएबल के कुछ नाम नहीं होते हैं। अब वेरिएबल का नाम नहीं होता तो प्रोग्राम में उसको आप हैंडल कैसे करोगे। हमको मालूम है कि सी में प्रोग्राम में हम वेरिएबल के अलावा उसके एड्रेस के थ्रू भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम भले ही ना हो पर उसका एड्रेस तो होगा, तो इसलिए हम पॉइंटर में एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फिर मैलॉक फंक्शन से हम कुछ बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और उस स्पेस का जो भी साइज होगा उस साइज को उस स्पेस का जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस की हम टाइप कास्टिंग करके कहाँ डाल देंगे, पी में। तो यहाँ पे पी के थ्रू हम उस स्पेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि पी के पास इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो पी के थ्रू हम इस स्पेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जब आपका काम खत्म हो जाए तब हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस मेमोरी से कर सकते हैं फ्री। ठीक है, तो इसकी आप लोग चाहें तो स्नैप ले लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अभी मैलॉक फंक्शन अभी और चलेगा, कैलॉग भी चलेगा। ठीक है ना, मैलॉक कैलॉग में थोड़ा सा डिफरेंस वो बताना पड़ेगा, क्योंकि जो लिंक लिस्ट हम पढ़ेंगे तो लिंक लिस्ट में जो हम नोड पढ़ेंगे, नोड, तो नोड जो है वो बेसिकली क्या है कि स्ट्रक्चर है और उसको हमको रन टाइम पे ही बनाना पड़ता है यूजिंग मैलॉक फंक्शन। तो इसलिए वो हर प्रोग्राम में आपका मैलॉक वहाँ पे यूज होना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टॉपिक जो है मालूम हो। यही वजह है कि इसको मैं जब सी पढ़ाता हूँ तो बीच में इसको नॉर्मली मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इसका यूज़ नहीं होता है, और लिंक लिस्ट में जब इसका यूज़ आता है तब तक स्टूडेंट फिर भूल जाते हैं। तो अच्छा क्या है कि आप इसको तभी पढ़ो जब उसका एप्लीकेशन आ रही हो। ठीक है, तो मैं इसका एक प्रोग्राम चला के और बता देता हूँ आपको। ये देखिए वही प्रोग्राम है एग्जैक्टली। एक इंटीजर टाइप पॉइंटर डिक्लेयर किया, p इज इक्वल टू इंट एस्टिक मैलॉक, यहाँ खाली छोड़ा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ इंट। फिर यहाँ पे मैंने नंबर डिफाइन कर दिया था, यहाँ पे नंबर यूजर से इनपुट करा लिया है कि एंटर एनी नंबर। ठीक है ना, और नंबर को फिर प्रिंट करा दिया। तो पहले एक बार इसको चला के देख लिया जाए, फिर अपन देखते हैं आगे क्या करना है। इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा पता नहीं यार। इसको मैं टर्बो में चला के बताता हूँ, इसकी शायद कोई लाइब्रेरी है जो हेडर फाइल कोई और है, जो कि मेरे को फिलहाल ध्यान नहीं है। चलो बना लेते हैं इसे। अच्छा, हैश इंक्लूड stdio.h,
वही लिखते हैं जो हमने लिखा था, ठीक है ना, एस्ट्रिक p इज इक्वल टू 10 और printf %d एस्ट्रिक p फ्री p, ठीक। देखिए आउटपुट क्या आया, 10 आ गया, ठीक है ना। मतलब ने वेरिएबल में वैल्यू डाली 10 और वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की 10। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हम नॉर्मल, आप पॉइंटर वाले जो नॉर्मल प्रोग्राम है इससे इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखिएगा। नॉर्मल प्रोग्राम में क्या होता है कि हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका एड्रेस कहाँ डालते हैं, p में, और p के थ्रू जब वैल्यू डालते हैं तो वैल्यू उस वेरिएबल में जाती है और उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवाते हैं। पर यहाँ पे वेरिएबल हमने अलग से डिक्लेयर ना करके क्या लिखा है, मैलॉक फंक्शन का यूज किया है। तो मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, रन टाइम पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा जिसका एड्रेस p में डाल देगा और p की वैल्यू या p के थ्रू हम उस मेमोरी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसमें उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री p से क्या होगा आपका, जैसे ही उस वेरिएबल का काम खत्म हो गया फ्री p लिख दीजिए तो पॉइंटर जिसका एड्रेस कंटेन करेगा उसको वापस क्या कर देगा, मेमोरी से फ्री कर देगा। तो इसको आप लोग चला के जरूर देखिएगा।